हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैकपॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी जैकपॉइंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, जो आपकी स्टडी है अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। आइए हम शुरू करते हैं साइंस। और साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग में हम कर रहे थे सिंड्रोम। तो लास्ट क्लास में हमने किया है कि सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम से मानव के अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों से पहचाना जाता है कि इसको कौन सा सिंड्रोम रोग हो चुका है। तो बिल्कुल अच्छे से हमने लास्ट क्लास में हर एक सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखिए। उस क्लास का वीडियो का लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम से संबंधित डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो एग्जाम आपका एसएससी का, रेलवे का, किसी प्रकार का स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल एग्जाम है, सभी प्रकार के एग्जाम में इससे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम करेंगे सिंड्रोम से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आते हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में सिंड्रोम से संबंधित क्वेश्चन आए तो फिर क्या है, बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई डाउट ना हो, डायरेक्ट राइट आंसर क्लिक हो। तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिंड्रोम के बारे में बताया था। जो सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम कैसी होता है, देखो सिंड्रोम जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जो क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए पे। बिल्कुल मैंने डीएनए, जीन और क्रोमोजोम के बारे में, आरएनए, डीएनए, क्रोमोजोम, जीन या आनुवंशिक रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर जितने हैं अच्छे से लास्ट क्लास में हमने कर रखा है। क्योंकि डीएनए, क्रोमोजोम, जीन से संबंधित भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छे से हमने वहाँ पे क्या बिल्कुल एक्सप्लेन करके क्लियर किया है। तो उसके बाद देखो, जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होती हैं, जीन होती हैं। और जीन क्या है, जो उसके भाग होते हैं, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन होते हैं। जो जीन होता है वो डीएनए पे लगे होते हैं। डीएनए का होता है, डीएनए होता है जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। इस क्रोमोजोम को बोलते हैं शॉर्ट आर्म, जिसको पी से डिनोट करते हैं, पी शॉर्ट। इसको किस कहते हैं, क्या उससे शॉर्ट। और जो बीच में होता है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेर। क्लियर है। तो अब ये जो डीएनए होता है ये यहाँ पे क्या है, चिपका मिलता है। जब जीन में कोई ना कोई उत्परिवर्तन होता है, गड़बड़ी होती है, तो डीएनए में भी होगी। डीएनए में होगी तो किस में, क्रोमोजोम में होगी। क्रोमोजोम में क्या है, तो क्रोमोजोम बढ़ जाएगा एक, या फिर क्या होगा, घट जाएगा, या बढ़ जाएगा, या फिर क्या आधा रह जाएगा। ठीक है, एक हिस्सा ऊपर वाला है, नीचे वाला, या फिर ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। इसकी वजह से जो इंसान के अंदर लक्षण दिखाई देंगे, उन लक्षणों को पहचान के इसको बताया जाता है कि इसको क्या है, ये सिंड्रोम हो चुका है। दूसरा, अगर रोग को जांचने के लिए जो उसके मैंने टेस्ट बताए थे, एक तो बताया था ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या है, ब्लड में क्रोमोजोम की संख्या देखी जाती है, और क्रोमोजोम में उसकी जो संरचनाएं हैं, या क्रोमोजोम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कैसे, वो देखा जाता है। एक बताया था मैंने फीस टेस्ट, फ्लोरेसेंस वाला। तो जो फ्लोरेसेंस वो है, फीस टेस्ट है उसका नाम। तो उसमें क्या है, जो क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम को बिल्कुल उसकी संरचना देखी जाती है, उसका आकार देखा जाता है, क्या इसका आकार पूरा कंप्लीट है, या घट रहा है, या बढ़ रहा है, या बिल्कुल जो जैसे 1 से लेके हमारे 46 से 46 के होते हैं गुणसूत्र होते हैं, कौन सा गुणसूत्र बढ़ रहा है, या घट रहा है, या बिल्कुल गायब हो रहा है, वो अच्छे से फीस टेस्ट में क्या देखे जाते हैं। उससे भी ये रोग पहचाना जाता है। तीसरा मैंने बताया था एक पेरेंटल टेस्ट। पेरेंटल टेस्ट क्या है, जो गर्भ होती है, गर्भवती मील होती है, तो गर्भ में क्या है, इसका टेस्ट होता है। जैसे भ्रूण बना होता है ना, तो वहाँ से क्या लिक्विड लेके उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो अच्छे रूप से देखे जाते हैं, क्या कंप्लीट गए हुए हैं, या आधे रह गए हैं, या कैसी है। अगर वो कंप्लीट है तो मतलब कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी सिंड्रोम नहीं होगा। अगर वो आनुवंशिक पदार्थ है, जो आनुवंशिक पदार्थ में बहुत सारे जो जीन होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, डीएनए होते हैं, वो ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर वो कंप्लीट आनुवंशिक पदार्थ की वजह से कंप्लीट गई हैं, तो वो कोई रोग नहीं होगा। अगर उनमें कोई ना गड़बड़ी, कोई ना उत्परिवर्तन होगा, या विकार उत्पन्न होगा, उसकी वजह से क्या है, आगे लक्षण दिखाई देंगे। वो फिर लक्षण से फिर क्या है, पहचाना जाता है इसको ये सिंड्रोम हो चुका है। तो लक्षणों का समूह ही क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। ये लक्षणों का पैटर्न या ग्रुप ऑफ सिम्पटोम्स, ये सारे क्या है, लक्षण हैं। अब बात करते हैं सिंड्रोम का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है, जेनेटिक। किससे है, जेनेटिक से है। और जेनेटिक क्या है, जीन से, स्टडी ऑफ जीन्स। ठीक है, उनके बारे में क्या चेंजिंग है, क्या बढ़ रहे हैं, घट रही हैं, वो सारा कैसे संबंधित। तो मैंने आपको बताया था
आनुवांशिक, आनुवंशिक या आनुवांशिकता या वंशानुगत या फिर जो हमारे सिंड्रोम है, इनका आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है। तो मैंने बिल्कुल हम आपको लास्ट क्लास में क्या है कि बिल्कुल डीएनए और आरएनए और जीन और क्रोमोसोम कितने टाइप के जीन होते हैं या किस प्रकार से कार्य करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे क्या एक्टिविटी होती है, अच्छे से लास्ट क्लास में कर रखा है। क्योंकि वो भी उससे भी संबंधित क्या है, डीएनए आरएनए या फिर क्रोमोसोम से संबंधित भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप वो भी क्लास देख सकते हैं। तो जेनेटिक्स से समझ में आया कि ये अध्ययन किस शाखा से, जेनेटिक्स से है। अब उसके बाद बात करते हैं सिंड्रोम और रोग। तो देखो सिंड्रोम मैंने बताया था, सिंड्रोम क्या है, लक्षणों का समूह है। जब किसी व्यक्ति या मानव में, बच्चे में से लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को पहचान कर वही लक्षण क्या है, रोग का कारण बनते हैं। तो देखो लक्षणों का समूह तो क्या होगा, सिंड्रोम होगा। उन लक्षणों की वजह से जो रोग होगा वो क्या कहलाएगी, डिसीज कहलाएगी, रोग कहलाएगा। समझ में आया। तो लक्षणों को पहचान की संकेत करते हैं, लक्षण की इसको ये बड़ा सिंड्रोम हो चुका है, ये सिंड्रोम रोग हो चुका है। तो कौन सा शब्द सिंड्रोम के लिए उपयुक्त है, ग्रुप ऑफ सिम्प्टोम, ये लक्षणों का समूह। तो एग्जाम घुमा फिरा के कैसे भी दे सकता है, तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। तो उसके बाद सिंड्रोम अधिकतर किससे पहचाने जाते हैं, लक्षणों के समूह से। क्लियर है। आप इस चैनल के माध्यम से मैथ, साइंस, रीजनिंग की बिल्कुल अच्छे से 0 लेवल से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। वो आपका एग्ज़ाम चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी प्रकार का स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग बिल्कुल 0 लेवल से और बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। तो लक्षणों का क्या है, समूह है, वो क्या होते हैं, सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम पहचाने जाते हैं। उसके बाद सिंड्रोम का अध्ययन विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है, देखो आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक जो जेनेटिक होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उन जीन्स के अंदर कोई ना कोई विकार उत्पन्न होना, उत्परिवर्तन होना, उसकी वजह से क्या है, जो क्रोमोसोम है या डीएनए है, उनमें भी कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, जिससे क्या है आगे जो विभिन्नताएं होती हैं या जन्म के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो सारे क्या है, वही विकार पहचाने जाते हैं, लक्षण पहचाने जाते हैं। तो वही क्या है, आनुवंशिक विकार है। और मैंने आपको बताया था जो ये आनुवंशिक विकार उत्पन्न होते हैं, अगर वो एक ही पीढ़ी तक रहा तो वो क्या है, सिर्फ सिंड्रोम है या फिर ओनली आनुवंशिक है। वंशानुगत कब होता है, जब वही रोग नेक्स्ट पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तो वो क्या कैसे रोग बन जाते हैं, वंशानुगत बन जाते हैं। बिल्कुल अच्छे से ये भी हमने क्लियर किया हुआ है लास्ट क्लास में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्राई डू कैट सिंड्रोम किस क्रोमोसोम की असामान्यता से होता है। तो देखो क्राई डू कैट है, इस क्राई डू कैट को कैट्स क्राई या फिर 5p सिंड्रोम, 5p सिंड्रोम ये भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखो जो हमारा क्रोमोसोम होता है, इस टाइप के क्रोमोसोम होती हैं। मैंने बताया था अभी जो क्रोमोसोम होती हैं ये बड़ी होती है पी शॉर्ट आर्म, पी को बोलते हैं शॉर्ट आर्म, आर्म मैंने जो बाजू है बाएं, ठीक है। और ये होती है दोनों क्याउ लॉन्ग आर्म, और ये बीच में होता है सेंट्रोमेर। क्लियर है। अब इसके अंदर जो मानव के अंदर एक से लेके कितने, वैसे तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े में से 22 तो ऑटोसोम होते हैं क्रोमोसोम। कौन से, ऑटोसोम, मतलब जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं हम एलोसोम, ठीक है, एलोसोम। ये अलग होते हैं 22 से अलग। इस जो 23वां जोड़ा होता है ये सेक्स क्रोमोसोम, इसी की वजह से लड़का है लड़की, अगर मतलब मेल से अगर वाई गुणसूत्र चला जाता है तो लड़का पैदा होता है, अगर एक्स गुणसूत्र जाता है तो लड़की पैदा होती है। ये जो डिटर्मिनेशन होता है, जो लिंग की पहचान है, इसी की वजह से। क्लियर। 23वां गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम, जिसको एलोसोम बोलते हैं। इससे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, भी अच्छे से हमने कर रखा है क्रोमोसोम में। क्योंकि क्रोमोसोम क्या है, किस टाइप का होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या कार्य है, कैसे कैसे इनकी एक्टिविटी होती है, अच्छे से हमने क्लास में कर रखा है। अब तो देखो जो हमारे ये टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब 46 में गुणसूत्र देखो 1 से लेकर 46 होती हैं। जो कैट्स क्राई है या एसपी सिंड्रोम है, इसको क्यों बोलते हैं, जो 46 में जो 1 से 46 में से जो 5वां गुणसूत्र होता है, 5वां गुणसूत्र मान के चलो ये है, और जो 5वां गुणसूत्र होगा उसका जो ऊपर वाला
पी शॉर्टारम होगी वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, विलोपन हो जाती है, या फिर ये गुणसूत्र आधा रह जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये कैट टू क्राई या कैट्स क्राई या क्राई डू चैट या कैट रोग हो जाता है। उसके लक्षण क्या होंगे, लक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझ में आया। तो एग्जाम के अंदर 5P सिंड्रोम भी आ जाता है। 5P सिंड्रोम भी क्या है, इसका नाम है, एक तो है कैट्स क्राई, एक है 5P सिंड्रोम, और एक क्या है क्राई डू चैट या कैट। तो ध्यान रखना ये क्या है, तीनों इसी के नाम है। पी कैसे आया, 5P सिंड्रोम क्यों आया, मैंने अभी बताया। जो इसकी पी शॉर्ट फॉर्म होती है वो आधी रह जाती है। क्लियर है। तो सही आंसर 5P सिंड्रोम या 5P गुणसूत्र या क्रोमोजोम आ जाता है। समझ में आया। पाइप तो पांचवा गुणसूत्र। देखो अब एग्जाम के अंदर पांचवा गुणसूत्र भी आ सकता है, या पांचवा गुणसूत्र का विलोपन होना भी आ सकता है आंसर में, या पांचवें गुणसूत्र का आधा रह जाना भी आता है, या फिर 5P सिंड्रोम भी आ सकता है। एग्जामिनर घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन को डाल दे, आपको घबराना नहीं है। तो अब देखो ये इस टाइप के, तो इसमें जो लक्षण दिखाई देंगे वो लक्षण देखो। कैट्स क्राई से आप समझ गए होंगे, बिल्ली कैसे करती है, म्याऊ म्याऊ। तो क्राई मैंने चिल्लाना, कैट मैंने बिल्ली। जैसे बिल्ली चिल्लाती है वैसे क्या, जैसे बच्चा पैदा होगा तो बच्चे की जो रोने की आवाज़ होगी वो कैसी होगी, बिल्ली जैसी होगी। और जो बच्चे का मुखड़ा होगा वो मिलता जुलता किससे होगा, बिल्ली से होगा। जो उसका सर होगा वो कैसे होगा, जो हेड होता है, सर होता है, वो भी थोड़ा सा कैसे होता है, छोटा होता है सामान्य से। क्लियर है। तो क्राई डू कैट सिंड्रोम किस नाम से जाना जाता है, बिल्ली जैसी आवाज़ सिंड्रोम, या इसको कैट्स क्राई बोल देती हैं, इसको 5P सिंड्रोम भी बोलते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं हम क्राई डू कैट सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है, डिलीशन होना, ह्रास होना या खत्म होना, गायब होना। कौन सा, 5P गुणसूत्र। और गुणसूत्र का जो 5 पार्ट भाग होता है, छोटा भाग बोल देते हैं, वो क्या होता है, गायब हो जाता है। तो क्राई डू जो कैट है छोटे सिर का आकार का होता है, मतलब उसका जो लक्षण पाया जाता है कैसा होता है, छोटे सिर का आकार का होता है, बिल्ली जैसा मुखड़ा होता है मिलता जुलता, और क्या है, बिल्ली जैसे रोने की क्या होगी, उसकी आवाज़ आएगी। ठीक है, रोने की आवाज़ कैसी आएगी, जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ऐसे ही वो बच्चा रोएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है, तो डाउन सिंड्रोम का जो अन्य नाम है उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 क्यों बोलते हैं, मानव के अंदर एक से लेके कितने होती हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। क्लियर है। अब देखो ये जो ट्राइसोमी 21 है, ट्राइसोमी का मतलब समझिए, जो ट्राइसोमी है इसको बोलते हैं त्रिगुण सूत्र। त्रिगुण सूत्र का मतलब समझ गए। देखो कितने जोड़े होते हैं, 1 से 23 जोड़े होते हैं, हर एक जोड़े में क्या है, 2-2 क्रोमोजोम होते हैं। अब जो 21वां ट्राइसोमी 21 क्यों कहते हैं, जो 21वां गुणसूत्र होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके अंदर एक 21वां में क्या है, 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, 2 की जगह क्या है, 1 गुणसूत्र और बढ़ जाएगा, तो वो टोटल कितने हो गए, 3 गुणसूत्र हो गए, इसलिए इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी का मतलब 3 त्रिगुणसूत्र। त्रिगुणसूत्र का मतलब जो 2 हैं इसमें 1 और बढ़ गया तो वो कितने हो गए, टोटल 3 गुणसूत्र हो गए। तो टोटल 46 से कितने हो गए, 47 गुणसूत्र हो गए। क्लियर है। तो इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। ट्राइसोमी का मतलब 3 त्रिगुणसूत्र 21। तो 21वें गुणसूत्र में क्या है, 3 गुणसूत्र हो गए। 21वें गुणसूत्र में कितने पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे। तो 46 से कितने हो गए, 47 हो गए। उसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, इस टाइप से भी आएगा, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। आजकल इस टाइप से आते हैं, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, या फिर क्रोमोसोम 21, या फिर गुणसूत्र 21। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। या पूछ लेंगे क्रोमोसोम 21 में 1 बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है, फिर उल्टा आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम होगा, या उसका आंसर आ जाएगा ट्राइसोमी 21। क्लियर है। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन, या फिर पूछ लेता है एग्जामिनर कि अगर 21वें गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है तो कौन सा रोग होगा, डाउन सिंड्रोम, या 21वें गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र बढ़ने से टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, तो वो 46 से कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। इस टाइप से पजल करके एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है। तो ट्राइसोमी मैंने अभी आपको बताया, जो इसका अन्य नाम है वो क्या है, ट्राइसोमी 21 मतलब कि 21वें गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र का बढ़ जाना।
या पूछ लेते हैं डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र का क्या होता है, ह्रास होता है या बढ़ जाता है या घट जाता है। तो मतलब क्या होगा, गुणसूत्र का बढ़ना। कितने गुणसूत्र, एक गुणसूत्र। ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। डाउन सिंड्रोम में कौन सा लक्षण सामान्य दिखाई देगा, मानसिक मंदता। इसमें जो IQ होगा, जिसको इंटेलिजेंस कोशिएंट बोल देते हैं, लगभग 20 से कितना होगा, 30% होगा। ठीक है, दिमाग नहीं होगा उसमें। ठीक है, पागलपन सा दिखाई देगा, मंद बुद्धि वाला होगा, पढ़ने लिखने में बिल्कुल क्या है, दिमाग काम नहीं करेगा। तो वो क्या है, मंद बुद्धि आ सकता है, मानसिक मंदता। ठीक है, ये मेंटल रिटार्डेशन। तो ये क्या है, इसके लक्षण है। अब डाउन सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम की कुल कितने पर, अब देखो मैंने बताया था 46 है, एक बढ़ जाता है, कितने हो गए, 47। 21वें गुणसूत्र में क्या होती हैं, 2 होते हैं, तो एक और बढ़ गया तो कितने हो गए, 3 हो गए। अभी बताया था ना, इसलिए 3 त्रिगुणसूत्र, तो कितने हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक बड़ा होता है, क्लियर, बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं, बट एक बढ़ जाता है डाउन सिंड्रोम में, तो कितने हो गए, 47 हो गए। समझ में आया, पहले कितने होते हैं, 46 होते हैं, जैसे ही एक गुणसूत्र का बढ़ागा तो 46 से कितने हो गए, 47 हो गए। और वो कौन सा गुणसूत्र होता है, 21वें गुणसूत्र। अब बात करते हैं हम एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम को भी क्या है, इसको ट्राइसोमी 18 भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, 18। अब समझो, ट्राइसोमी का मतलब त्रिगुणसूत्र। जो 18वां गुणसूत्र होता है उसके अंदर एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, तो 2 से कितने हो गए, 3 गुणसूत्र हो गए, तो 46 से कितने हुए, 47 गुणसूत्र हुए। क्लियर है। अब देखो, इसको ट्राइसोमी 18 इसलिए बोला जाता है कि ये गुणसूत्र बढ़ जाता है 18वें गुणसूत्र में। तो एडवर्ड सिंड्रोम किस कारण होता है, तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18, या ओनली आ जाएगा गुणसूत्र 18, या फिर गुणसूत्र 18 में एक बढ़ जाना। बहुत घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपने क्या है, ऐसे याद रखना, 18वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का बढ़ जाना। तो इसको अलग जो नाम है, वो अलग नाम क्या है, ट्राइसोमी 18। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें, ताकि हर प्रकार के क्लास के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो इसका जो अन्य नाम है ट्राइसोमी 18 है। तो जब भी कभी भी ट्राइसोमी आए तो समझ लेना सिंड्रोम से रिलेटेड है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सा प्रमुख शारीरिक लक्षण पाया जाता है। तो देखो, जो एडवर्ड सिंड्रोम है, छोटा जबड़ा या छोटा मुंह होगा, छोटा मुंह होगा। अब देखो जी, बिल्कुल छोटा मुंह होगा। ठीक है, क्या होगा, छोटा मुंह होगा। ये जो मुंह है बिल्कुल छोटा होगा, पूरा फेस भी छोटा होगा। अब मुंह होगा तो वो क्या, ना तो वो गोलगप्पे खा सकता है और ना ही वो क्या, लड्डू खा सकता है। बहुत ज़्यादा उसका समस्या सामना करना पड़ेगा, है ना, छोटा मुंह होने की वजह से। तो क्या है, मेन उसका जो लक्षण होगा, उसका जो जबड़ा है, मुंह है, वो क्या होगा, अंत छोटा होगा, सामान्य रूप से क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या है, लक्षण दिखाई देगा। उस लक्षण में फिर क्या, वैसे जो एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम का जो जीवन काल है, वो बहुत ही कुछ महीनों या 1 साल या कुछ सप्ताह तक ही क्या है, इसका जीवन काल होता है, ये फिर मर जाता है। ठीक है, अगर बात करें एडवर्ड सिंड्रोम बच्चे का जीवन काल क्या होता है, तो कुछ ही सप्ताह या कुछ ही महीने या कुछ ही समय अनुसार आ सकता है। अब बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, ट्राइसोमी 13। ट्राइसोमी 13। अब ट्राइसोमी का मतलब 13 में क्या है, एक गुणसूत्र बढ़ेगा। ट्राई इसलिए, जब भी ट्राई आएगा तो ट्राई का मतलब 3 होना, मतलब बढ़ेगा। तो 46 से कितने हुए, 47 हुए। 46 से कितने हुए, 47 हुए। और कौन सा गुणसूत्र में बढ़ेगा, 13वें गुणसूत्र में एक बढ़ेगा। क्लियर है, 13वें में 2 होते हैं, मतलब एक और बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो गया, 13वें। अगर बात करें, देखो जोड़े की बात करें 1 से लेके 23, ठीक है, गुणसूत्र की बात करें 1 से 46, तो 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाएंगे, एक और बढ़ जाएगा। क्लियर है, जोड़े के हिसाब से 2 से 3 हो जाएंगे, या फिर गुणसूत्र में एक और बढ़ जाएगा, तो वो क्या, 13वें गुणसूत्र में एक बढ़ जाना, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्लियर है, ट्राइसोमी 13। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि 13वें गुणसूत्र में अगर एक बढ़ जाता है, कौन सा रोग होगा, तो वो कौन सा होगा, पटाऊ सिंड्रोम होगा। इसको याद करने के लिए अगर थोड़ी बात करें तो देखो, 2, ठीक है, ये 2 स्ट्रेंजर हैं, लड़का लड़की।
ठीक है, इनकी आपस में क्या फ्रेंडशिप हुई, या फ्रेंडशिप होने से पहले ही एक दूसरे को क्या करें, जान पहचानेंगे। इनको याद करने की जो ट्रिक बताऊंगा, तो वो क्या करेंगे, आपस में क्या है, एक दूसरे को पटाने की कोशिश करेंगे। अब ये कहता है कि मैं तेरे को पटा रहा हूँ, तो ये कह रहा है अगर तूने मेरे को पटा लिया तो मैं तेरा हो गया। समझ में आया? अगर तूने मेरे को पटा लिया तो मैं तेरा हो गया। तो याद रखना, पटाना, पटाऊ से पटाना, और पटाना में कौन सा है, 13वां गुणसूत्र। अगर तू मेरे को पटाएगा तो मैं तेरा हो गया। क्लियर है? तो पटाने से 13वां गुणसूत्र, ऐसे क्या इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद पटाऊ सिंड्रोम में किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने अभी बताया था, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 13। उसके बाद हम बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम में सामान्य कौन सा लक्षण पाया जाता है, ऊपर वाले होठ। अब देखो, इसमें जो लक्षण है, जो बच्चा पैदा होगा, जो उसके लिप्स होते हैं, जो लिप्स होते हैं, जो ये वाला लिप्स होता है यहाँ से या इस साइड से कटा हुआ मिलेगा। मैंने बिल्कुल लास्ट क्लास में आप पीक के साथ एक्सप्लेन किया था कि जो बच्चा पैदा होगा उसका जो ऊपर वाला होठ होगा यहाँ से क्या है, बिल्कुल कटा हुआ मिलेगा। वो क्या है, पटाऊ का सिंड्रोम है। पटाऊ के क्या है, लक्षण है। ये याद रखना, यही क्या है, क्वेश्चन में आता है। कहता है क्वेश्चन में आता है। तो पटाऊ सिंड्रोम का लक्षण क्या है, होठ का कटा हुआ। कौन सा होठ, ऊपर वाला होठ। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किससे संबंधित है, ये क्लाइनफेल्टर के बारे में बात करें तो ये क्या है, इसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, तो अगर बात करें फीमेल के अंदर तो क्या होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर बात करें मेल की तो कौन से होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है? तो क्लाइनफेल्टर, ये क्लाइनफेल्टर है जो हमेशा पुरुष में पाया जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, किस में होता है, पुरुष में। तो कौन से में होता है, ध्यान रखना, पुरुष में होता है। क्यों होता है, इसमें जो क्लाइनफेल्टर है, एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति। अब देखो इसमें क्या है, ये एक गुणसूत्र और बढ़ जाएगा तो 46 से कितने हो गए, 47 हो गए। कौन सा गुणसूत्र बढ़ेगा, एक्स गुणसूत्र बढ़ेगा। और एक्स गुणसूत्र किसका है, फीमेल के पास होता है। क्लियर है? तो फीमेल का गुणसूत्र जब व्यक्ति के अंदर, मेल के अंदर आएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, मेल के अंदर एक तो होता है एक्स और वाई होता है, और एक कौन सा हो गया, एक्स एक्स। तो 3 गुणसूत्र हो गए, तो 46 से 47 हो गए। अब देखो फीमेल वाला गुणसूत्र अगर मेल के अंदर आएगा तो जितने भी फीमेल के लक्षण है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पुरुष में आ जाएंगे, मेल में आ जाएंगे। तो क्लाइनफेल्टर का मतलब क्या है, मादा के लक्षण पुरुष के अंदर आ जाना क्लाइनफेल्टर है, या इसको सेक्स क्रोमोसोम बोल देती हैं। क्लियर है? क्यों बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि जो एक्स गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स सेक्स क्रोमोसोम, वो किस में आता है, मेल के अंदर आता है। तो जितने फीमेल वाले लक्षण होते हैं सारे के सारे क्या है, मेल के अंदर आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे मेल के अंदर लक्षण आ जाते हैं फीमेल वाले, तो जैसे ब्रेस्ट का बढ़ना, दाढ़ी मूछें नहीं आने, बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं। या टेस्टिस होते हैं जो मेल के होते हैं, जहाँ शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, वो उनका क्या है, बिल्कुल विकास नहीं होता, भांजपन टाइप का रहता है। इस टाइप के क्या लक्षण होते हैं। क्लियर है? और जो महिला के पुरुष में लक्षण आना, वो क्या होता है, गाइनोकोमेस्टिया, गाइनोकोमेस्टिया या मैस्टिज्म बोल देते हैं। ये भी क्या है, सतन का विकास। देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुष में कौन सा लक्षण आम है, सतन का विकास होना। देखो मैंने बताया था, जब महिला वाले, जितने मादा वाले लक्षण है पुरुष के अंदर आ जाते हैं, उसमें कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ये एक्स सेक्स क्रोमोसोम है। तो उसमें जो लक्षण होंगे, देखो लक्षण में क्या, सतन का विकास होना। सतन का विकास होना क्या है, गाइनोकोमेस्टिया बोल देते हैं। तो क्या सतन, जो ब्रेस्ट होती हैं, ब्रेस्ट का क्या होगा, वो बढ़ना शुरू होंगी। मेल के अंदर ब्रेस्ट जो सतन है वो बढ़ना शुरू होंगे। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुष प्रजनन क्षमता पर कैसे असर डालता है। तो वही है, देखो टेस्टिस, जो उसमें मेल में जो टेस्टिस होते हैं उनका क्या है, जो अंडाशय होते हैं वो क्या अच्छे से विकास नहीं करेंगे। और अंडाशय का काम क्या, स्पर्म बनाना, शुक्राणु बनाना। तो वो जब अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे तो वो क्या है, जो स्पर्म है वो एक्टिव नहीं होंगे, मतलब वो क्या है, बांझपन टाइप का, मतलब वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। तो इनफर्टिलिटी, जिसको बांझपन बोल देते हैं। क्लियर है? अब टर्नर सिंड्रोम किस कारण होता है, महिला में देखो वो
टर्नर सिंड्रोम, जिससे पहले जो क्लाइनफेल्टर था वो क्या था, वो भी सेक्स क्रोमोसोम था, बट किस में होता था, पुरुष में होता था। और महिला का एक्स गुणसूत्र पुरुष के अंदर जाने से जितने महिला के लक्षण होते हैं वो सारे के सारे लक्षण किस में, पुरुष में आ जाते हैं। अब पुरुष में कौन कौन से लक्षण है, मान के देखो, मैंने बताया टेस्टिस कम होना, ब्रेस्ट का बढ़ना, या फिर जो महिला के अंदर जितनी महिला होती हैं महिला में रहना पसंद करेगा, जितनी महिला के चाल होती है, ढंग होते हैं या बर्ताव होता है, वो सारे के सारे जो महिला के लक्षण होते हैं महिलाओं में रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो वो सारे, या उनका जो नाच होगा वो महिला जैसा नाचेगा, ये सारे के सारे महिला वाले लक्षण होते हैं किसके अंदर, पुरुष के अंदर। तो वो कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। इसमें टर्नर सिंड्रोम में क्या है, देखो महिला के पास कौन से होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं, किसके पास, मादा के पास, फीमेल के पास। तो इसमें क्या है, जो एक्स गुणसूत्र है वो एक्स गुणसूत्र सिर्फ एक ही रहेगा, एक गुणसूत्र नहीं होगा। तो एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो 46 की जगह कितने रहे, 45। तो एग्जामिनर पूछ लेता है टर्नर सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 45 होते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्स गुणसूत्र वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर पूछ ले कि टर्नर सिंड्रोम है जो, उसमें गुणसूत्र का क्या होता है, तो एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। और स्पेशली ये किस में पाया जाता है, हमेशा महिला में होगा। ये बड़ा सिंड्रोम हमेशा किस में, जैसे क्लाइनफेल्टर किस में होगा, पुरुष में होगा, और टर्नर सिंड्रोम है किस में होगा, महिला में होगा। और महिला में एक्स क्रोमोसोम की क्या है, कमी हो जाती है, 2 की जगह क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। तो जो ये महिला होती हैं, इस प्रकार की महिला में जो एमसी पीरियड होते हैं, एमसी पीरियड जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं, जिसको हिंदी में मासिक धर्म बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मासिक धर्म। ठीक है, ये जिसको बोल देते हैं मेंसेज आना, हर महीने क्या है, लेडीज फीमेल के अंदर क्या है, मेंसेज आते हैं, मासिक धर्म आते हैं, वो नहीं आएंगे। क्या है, वो नहीं आएंगे कब, जिसको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि एक्स गुणसूत्र की कमी होने से क्या है, महिला को मासिक धर्म नहीं आएगा। जब मासिक धर्म नहीं आएगा तो वो क्या, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो भांजपन होगी। ठीक है, क्योंकि जो ये मासिक धर्म आना, यही तो क्या है, वो फर्टिलाइजेशन या इनिशिएशन के लिए वो वेट करता है गर्भ में, और उसके बाद अगर वो उसको शुक्राणु मिल जाते हैं तो वो क्या कर लेता है, फर्टिलाइजेशन निषेचन कर लेता है, आगे भ्रूण बनाता है। अगर जब वो पीरियड नहीं आएंगे तो अंडाणु नहीं बनेगा, अंडाणु नहीं बनेंगे तो क्या है, बच्चे पैदा नहीं होंगे, मतलब वो क्या, बांझपन होती है। समझ में आया। तो एमसी पीरियड नहीं आएंगे, ये क्या है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएंगे कि महिला को क्या, एमसी पीरियड नहीं आएंगे, मासिक धर्म नहीं आएंगे। अगर थोड़ी सी बात करें कि मासिक धर्म से रिलेटेड, जब पहली बार 12 से 14 की एज में, लगभग 10 या 12 या 14 की एज में जब पहली बार लड़की को मेंसेस आते हैं, पीरियड आते हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम, क्या है, फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रजोधर्म। रजोधर्म बोल देते हैं या फिर रजोदर्शन बोल देते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो याद रखना, रजोदर्शन, या इसको मीनारक बोल देते हैं, मीनारक। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीनारक। ठीक है, तो जो पहली बार लड़की को फर्स्ट टाइम मेंसेस आते हैं, पीरियड आते हैं, उसको रजोधर्म या रजोदर्शन बोल देती हैं, इंग्लिश में मीनारक बोल देती हैं। जब ये लास्ट में अंतिम महिला को क्या 45 से लेके 50 की एज में क्या हो जाते हैं, आना बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आना बंद हो जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं रजनोवृत्ति। क्लियर, रजनोवृत्ति, या इसको बोल देती हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोल देती हैं। महिला को 45 से 50 की एज में जब मेंसेस आना बंद हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रजनोवृत्ति। क्लियर है। रजोदर्शन और रजोधर्म क्या होता है, रजनोवृत्ति क्या होता है, जिसको मेनोपॉज बोलती हैं। तो महिलाओं को एक समय है, ऐसा समय 45 से 50 की एज में वो आना बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद भी महिला क्या है, बांझपन होती है, मतलब बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होती। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये रजोदर्शन रजोधर्म होते हैं, मीनारक है, इसको यौवनारंभ बोल देते हैं। क्लियर है।
टर्नर सिंड्रोम किस लिंग में पाया जाता है? स्पेशल केवल महिला में पाया जाता है। और क्लाइनेफेटर की बात करें तो किसमें? पुरुष में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम में सामान्यतः कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो एमसी पीरियड का नाना मैंने अभी आपको अच्छे से क्लियर करवाया है। तो टर्नर सिंड्रोम में कुल कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। जिसको टर्नर सिंड्रोम होगा, किसको होगा? महिला को, तो एक्स क्रोमोजोम है वो सिर्फ एक रहेगा, एक की कमी हो जाती है एक्स की, तो 45 रह जाएंगे। तो कितने? 45। सुपर मेल सिंड्रोम किससे संबंधित है? इसमें सुपर मेल मेल से संबंधित, ये भी सेक्स क्रोमोजोम है। मेल के पास वाई गुणसूत्र होता है, इसके अंदर क्या है? एक वाई गुणसूत्र और बढ़ जाता है, तो एक्स वाई और वाई हो जाता है। इसको बोलते हैं सुपर मेल सिंड्रोम। ठीक है, ये सुपरमैन सिंड्रोम भी बोल देते हैं इसको। तो वाई गुणसूत्र का बढ़ना, जब मेल के अंदर एक और वाई गुणसूत्र बढ़ेगा तो उसमें क्या है? मतलब लड़ाकू टाइप का होगा, अपराधी टाइप का होगा, बाल उसके घुंघराले होंगे, या मतलब वो टाइम पे गुस्सा होगा, इरिटेशन होगा, और गुस्से में अपना आपा खो देने से बहुत सारा क्या नुकसान करेगा। ठीक है, झगड़ालू टाइप को, ये सारे क्या है? लक्षण दिखाई देंगे उसमें। तो पुरुषों में आम तब कौन सा लक्षण पाया जाता है? देखो, चिड़चिड़ापन होगा, व्यवहार संबंधी समस्याएं होंगी, और उसका जो सामान्य औसत होती है, उसका कद होता है सामान्य औसत लगभग, उससे क्या होगी? ज़्यादा होगा। उसका कद क्या होगा? हाइट क्या होगी? लंबी होगी। कभी कभी वो सीखने में कठिनाइयाँ आएगी, सीखने में, जैसे क्या है? वो भाषा सीख रहा है या कोई पढ़ाई लिखाई सीख रहा है, स्टडी कर रहा है, उसमें क्या सीखने में कठिनाइयाँ सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे क्या है? लक्षण इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, चिड़चिड़ापन, व्यवहारिक संबंधी, मतलब लड़ाकू टाइप का, अपराधी टाइप का, इस टाइप का क्या है। अब बात आती है सुपर फीमेल सिंड्रोम। देखो, सुपर मेल या सुपर फीमेल, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो सुपर फीमेल में क्या है? एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें एक और गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो टोटल 46 से कितने हुए? 47 हुए। सुपर मेल में और सुपर फीमेल में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसलिए इसको कितने हो गया? ट्रिपल एक्स। तो इस जो अन्य नाम है उसको ट्रिपल एक्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल एक्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, दो की जगह क्या हो गए? 3 गुणसूत्र हो गए, तो इसको ट्रिपल एक्स गुणसूत्र भी बोला जाता है। तो इसमें एक्स क्रोमोजोम की क्या है? एक और प्रति बन जाती है, तो टोटल कितने होते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। सुपर फीमेल है वो, कौन सा है? सुपर फीमेल है। सुपर फीमेल सिंड्रोम में महिलाओं में सामान्य कौन से लक्षण दिखाए? देखो, ओस थोड़े से क्या है? उसका लंबा कद होगा, चिड़चिड़ापन होगा, व्यवहार संबंधी समस्याएं होगी, मानसिक मंदता होगी, कभी कभी सीखने में उसको क्या कठिनाई, जैसे पुरुष में है वैसे क्या महिला में है। और सुपर फीमेल में ऐसी कोई भांजपन वाली समस्या नहीं है, वो आसानी से क्या अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे महिला के अंदर, महिला जैसे लड़ाकू टाइप की होगी, या फिर वो मतलब एक दूसरे की लड़ाई कराने में सक्षम होगी, भड़काऊ टाइप की। ठीक है ना, तो ये क्या है? महिला के अंदर लक्षण पाए जाते हैं। सुपर मेल सुपर फीमेल, ये क्या है? सिंड्रोम थे। इससे रिलेटेड एग्जाम में, सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। और जो सुपर मेल है या सुपर फीमेल है, सुपर वुमेन सिंड्रोम भी बोल देते हैं। आपने कहावत सुनी होगी सुपर फीमेल कि ऐसे बीत का खोरा, ऐसी रांड का छोरा। मतलब जैसे माँ के गुण या बाप के गुण थे, जिम्मी डिट्टो थे, मतलब वो भी कैसा था? लड़ाकू खड़ूस टाइप का था। ऐसे आगे बच्चे भी क्या है? खड़ूस टाइप के हो रहे हैं ना। तो ये कहावत सुनी होगी आपने। तो दोस्तों, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हर क्लास के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। अब हमारा जो चैनल है वो चैनल है स्टडी जैक पॉइंट। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बिल्कुल इसी लोगों के साथ आपको चैनल दिखाई देगा, वहाँ से भी आप क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।